तो भैया बायो वाले बच्चे कितने हैं क्लास में? घर में पहले देख लो थोड़ा सा। अरे भाई ये तो तुम्हें क्या बायो मॉलिक्यूल पढ़ाना। सो तुम लोगों से बड़ी मदद ली जाएगी इस चैप्टर में क्योंकि मुझे बड़ा कम आता है, ठीक है। सो चलो तो शुरू करते हैं। तो पहले तो बायो वाले बच्चे बताएंगे कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बताओ जिसमें बोलो। ओए बच्चों रुक जाओ। प्रियांशु, ये बच्चे बायो मॉलिक्यूल्स बताएंगे। बायो वाले बच्चों को बहुत कुछ पूछा जाएगा। चलिए भाई, बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई? बायो वाले बच्चे, आशीष नहीं पता? अबे ये तो कोई बात नहीं है। सो भैया देखो, नहीं पता तो चुप रहे, पता है तो वो बताए। तो कोई बायो का बच्चा जो मुझे बताए, मान्य बताओ व्हाट आर बायो मॉलिक्यूल्स। जैसा पता है वैसे बता दो। बायो में जो मिलती है मॉलिक्यूल्स, जो केमिस्ट्री की किताब में नहीं है, बायो की किताब में है, बायो मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, यही तो है। ऐसे मॉलिक्यूल जो आपकी लाइफ रिलेटेड है, मतलब कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना काम नहीं चल सकता भाई। ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल का दर्जा दे दिया गया। सारे मॉलिक्यूल्स आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारी पास जो लेबोरेटरी है उसमें आपका नाइट्रिक एसिड भी है। अब नाइट्रिक एसिड है, बट नाइट्रिक एसिड की आपकी लिविंग और अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या खास जरूरत है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता? अगर नाइट्रिक एसिड ना हो तो भी चल जाएगा, बोलो है कि नहीं? चल जाएगा सर। बट बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब मॉलिक्यूल्स ही तो है। सुक्रोज है, शुगर जिसे हम बेसिकली कहते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुने तो जैसे ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6। भाई देखो, जब पूछा जाता है तब आप लोगों की जबान नहीं निकलती और उसके बाद तो तुम बोलते ऐसे हो कि बस तुम्हें ही सब कुछ पता। C12H22O11 दैट इज बेसिकली सुक्रोज, या यही आपके घर में शुगर है। केमिकल नेम सुक्रोज बोल दिया और वैसे ही शुगर, चीनी आप बेसिकली। अब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो भैया चाहिए भैया। आपकी बॉडी में इनका होना बहुत जरूरी है, इनके बिना काम बनेगा नहीं। क्योंकि ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। तो ग्लूकोज की जरूरत है, सुक्रोज की जरूरत है, माल्टोज की जरूरत है, लैक्टोज की जरूरत है। देयर आर सो मेनी कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे बहुत सारे। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं। उधर प्रोटीन की जरूरत है बॉडी के अंदर, तो प्रोटीन भी है तो कुछ तो केमिकल फॉर्मूला होगा ना उसका, कुछ तो केमिकल होगा ना। विटामिन है, अब विटामिन है तो विटामिन भी तो कुछ ना कुछ किसी न किसी सोर्स से आते होंगे, और जो सोर्स होगा बेसिकली उसका भी तो कुछ ना कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। भाई आप लोगों को बोल रहे विटामिन ई की कमी है, विटामिन के की कमी, किसी भी चीज की कमी, वो जिस सोर्स से आप लोग पूरा करेंगे उस सोर्स का भी तो कोई ना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, उसका भी तो कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला है ना, तो वो आपके लिए बायोमोलिक्यूल हो गया। सो जितने भी विटामिन होते हैं, अब विटामिन क्या होते हैं यार, कोई ज्यादा आप लोग सोचेंगे विटामिन क्या है, तो विटामिन को एक बार तोड़ के देखो इसके नाम को तो पता लगेगा। इट इज नथिंग बट इट इज वाइटल अमाइंस। वाइटल मतलब बहुत जरूरी अमाइंस। तो अमाइंस तुम लोगों ने पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? तो बहुत जरूरी जो अमाइंस हैं, ऐसे अमाइंस जिनका भैया आपको आपकी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बिल्कुल मतलब कंपलसरी होना, उनको विटामिन का नाम दे दिया। बहुत सारे अमाइंस हैं जो नहीं आपके लिए जरूरी है, तो ये सब बायोमोलिक्यूल्स कंसिडर किए जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ ना, लेट क्यों कर रहे हो? ढंग से समझना है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, अगर बायोमोलिक्यूल की पहली क्लास, अभी मैं आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज सिखाने वाला हूं। अगर तुमने ग्लूकोज फ्रुक्टोज अच्छे से नहीं समझा, जितनी मर्जी ताकत लगा लेना, पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी समझ में आया तो मुझे बता देना। पहली क्लास आपको समझ आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली क्लास, क्योंकि उसी से ही चैप्टर का बेस तैयार होगा। तो भैया सबसे पहले मैंने बस आप लोगों को ये बोला है कि किन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा गया। सो क्या होंगे जरा बताओगे मुझे?
दोज मॉलिक्यूल्स विच आर, ये कौन है? ये फ्रुक्टोज है। कुछ बच्चे यही सर ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है बट फॉर्मूला सेम होता है। सो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स which are related to the life of living organisms, रिलेटेड मतलब कि बोल सकते हैं आप इसमें मेंटेनेंस ही बोल सकते हैं कि भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेंटेनेंस के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है। दीज आर सम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। इवन आप लोगों का एक केमिकल कंपोजिशन जिसको आप डीएनए बोलते हो, तो बोलते हैं ना कि डीएनए सबका अलग अलग होता है। हालांकि एक मतलब कंपोजिशन सेम रहेगा आपके एंसेस्टर से आपका, तो वहां से वो मैच हो जाता है। सो डीएनए भी तो क्या है, जैसे कि आपका, अरे बच्चों, आपके आंख, कान, नाक, कद, काठी, रंग, रूप बेसिकली आपके ही पेरेंट्स से कुछ ना कुछ रिजेंबल करता है कि नहीं करता? अब वो रिजेंबल कर रहा है तो डेफिनेटली देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, देयर आर सम केमिकल कंपोजिशन जो उनकी बॉडी से हमारे पास आई है और इसी कारण से हमारा रंग रूप कुछ उनके जैसा है। बोला है कि नहीं? तो ये भी तो एक केमिकल ट्रांसफर है ना, तो ये भी बोलो क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि एग्जैक्टली सर बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो बायोमॉलिक्यूल किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहा गया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया। अब डीएनए भी तो क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया भाई। मोनिक्स का ये कहां पर है जो सिंगल वायरस है? यहीं पर ही क्या? सो हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर रिलेटेड टू द, अरे बच्चों, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। भैया अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बायो के बारे में ठीक ठाक जानते हो तो बायो मतलब है यहां पर लाइफ, मैं इसको हटा देता हूं। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। और लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं को बोलो, क्या बोला गया? बायो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे इन मॉलिक्यूल्स के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी हम लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अभी न्यूक्लिक एसिड्स में कौन आ जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। डीएनए, आरएनए, क्या होते हैं सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब कुल मिला के चैप्टर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ना बड़ा ही एक मतलब कंबाइंड चैप्टर मिलेगा आप लोगों को। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिक्स मिलेगा, लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको चैप्टर पढ़ने में। अब आप लोगों को पहले तो बायोमॉलिक्यूल्स का तो आइडिया लग गया क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये सब मॉलिक्यूल्स मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है, तो अभी लिखने का फायदा नहीं है। धीरे धीरे उनकी बात करेंगे चैप्टर के अंदर जाते हुए। तो भैया इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि पहले हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, फिर प्रोटीन्स पढ़ते हैं, फिर विटामिन्स पढ़ते हैं, फिर बोलो क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। में सारे बायोमॉलिक्यूल्स बोर्ड पे लिख दिए, एक्चुअली सबकी क्लासेस लिख दी है। कार्बोहाइड्रेट कोई एक नहीं है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो भैया सारे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन्स पढ़ेंगे, फिर विटामिन्स और फिर न्यूक्लिक एसिड्स। 50% of the chapter is covered by the carbohydrate, the other 50% is covered by these three classes of the biomolecules. So guys, स्टार्ट करते हैं, बोलो किससे स्टार्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स? सो इसके नाम में छिपा हुआ है, इसके नाम में छिपा हुआ है। कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड। तो भैया आप लोग बोल दीजिए हाइड्रेटेड कार्बन,
हाइड्रेटेड कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, या बोलते हैं कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म। कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट। दोनों ही बातें सेम इशारा कर रही है, हाइड्रेटेड कार्बन और कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड आप लोग समझते हैं कि पानी के साथ कार्बन जब कंबाइंड हुआ है और कुछ कंपोजिशन तैयार हुआ, दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट। तो भैया बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हम रेगुलर अपनी डाइट में लेते हैं, जिनके जरिए हमें बेसिकली एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो अब समझाऊंगा मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर कि वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, कैसे कैसे काम होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो भैया कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड कार्बन और कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है? जनरल फॉर्मूला बन सकता है इसका कि कुछ कार्बन होगा और कुछ वाटर होगा, तो बन जाएगा ना हाइड्रेटेड कार्बन। क्या बन जाएगा? हाइड्रेटेड कार्बन। लेकिन इस जनरल फॉर्मूले को लेके भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही फिट हो जाते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूं, इसको अगले पेज पे ले आते हैं, बोर्ड पे देखते चलो बस। जैसे कि बस एक ग्लूकोज को देखो, C6H12O6। अगर तुम ग्लूकोज को ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं C6 और H2O6। ध्यान से देखो, C6 और H2O6। इट विल बी क्लियरली रिटन एज अ हाइड्रेटेड कार्बन कि भैया एक कार्बन, 6 कार्बन है और 6 H2O के मॉलिक्यूल्स उसके साथ है। सो दिस विल बी अ ग्लूकोज। इसको बोलो क्या बोला जा सकता है? बोलो ग्लूकोज बोला जा सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी, बोलो C12H22O11, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? बोलो सुक्रोज, या फिर बोलते हैं शुगर। तो ये क्या बनेगा? C12H2O11। तो ये भी जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है। जनरल फॉर्मूले में फिट होने का मतलब क्या? बोलो कि कुछ कार्बन के साथ कुछ वाटर है, कुछ कार्बन के साथ कुछ वाटर है, सो दैट विल बी द हाइड्रेटेड कार्बन। तो ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इसमें फिट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं, बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं हो पाते। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं हो पाते। एग्जांपल मैंने आई थिंक रैमनोस दिया होगा, दिखाना एक बार बुकलेट में, दिखाना। तो बुकलेट में वही वाला एग्जांपल ले लेते। सो देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट फिट इनटू दिस कैटेगरी, लाइक रैमनोस या डीऑक्सीराइबोज। ओए डीऑक्सीराइबोज, देखो ये रहा डीऑक्सीराइबो। ये बेसिकली एक तरह का शुगर है जो कि डीएनए में मिलता है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो जरा एक बार, क्या तुम बच्चों इससे ये वाला फॉर्मेट बना सकते हो? एक बार बताओ, क्या तुम ये वाला बना सकते हो? सर बोलोगे 5 कार्बन है, अब H2O बोलोगे तो क्या नंबर मल्टीप्लाई में लगाऊं? बताओ जरा। 5 कार्बन H2O बोलोगे तो क्या लगाऊंगा? अरे यार 5 कार्बन H2O बोलो तो अगर 5 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। 4 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन फिर 8 रह जाएंगे। तो ये इस जनरलाइज फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहा है। बोला है कि नहीं? बट ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला उतना भरोसा करने लायक नहीं है। बिकॉज आप लोग बोल तो रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मतलब मींस हाइड्रेटेड कार्बन, मींस कार्बन होगा और कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे साथ में। बट हमने पाया कि कुछ तो हमारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं आप लोगों को, बट देयर आर सम बायोमोलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट फिट इनटू दिस जनरल फॉर्मूला। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोलेंगे दिस डज नॉट फिट इनटू दिस जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फिट नहीं होते। लेकिन मैं अब आप लोगों को एक बड़ी स्पेशल चीज दिखाता हूं। इस मॉलिक्यूल को देखो एक बार, CH3COOH। ये भाई साहब इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। और मैं तुम्हें दिखाता हूं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं 2 कार्बन, देखना 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन से। तो मैंने बोला कि H2O 2। देखो भाई 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज नॉट अ। इससे तुम क्या समझते हो कि भैया मेरे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है आपकी बात मान ली कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन या कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कुछ कार्बन होगा उसके साथ में कुछ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। आयुष यहां पर ध्यान दो, कुछ कार्बन होगा X और कुछ उसके साथ बोलो क्या होंगे? H2O मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, दैट विल बी द हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है भाई, लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, कुछ तो कार्बोहाइड्रेट्स में फिट हो पा रहा है। देखो ग्लूकोज में फिट हो गया, सुक्रोज में फिट हो गया, शुगर में, बट ये कार्बोहाइड्रेट है बट इसमें फिट नहीं हो रहा। और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट इसमें फिट हो रहा है। इसका मतलब इस जनरल फॉर्मूले का कोई खास मतलब आप वो मत समझिए कि एविडेंस है कि भैया कोई चीज कार्बोहाइड्रेट है ही, या ये एविडेंस है कि कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब मेजॉरिटी में ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट इस कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जो जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट नहीं बट जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। तो भैया इस जनरल फॉर्मूले को खास आप इसका वजूद मत समझिएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिलती नहीं है। अरे समझ आया कि नहीं आया? तो मैं बोलूंगा बच्चों, ये सब के सब बोलो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है, और ये वाला नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इथेनॉइक एसिड की कोई हमारे रेगुलर डाइट में कोई जरूरत नहीं है बच्चों, तो ये कोई बायोमोलिक्यूल है ही नहीं, पहली बात तो। सो कोई कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ठीक है ना। बट ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, फिट्स इनटू जनरल फॉर्मूला, बट फिट्स इनटू, हम बोल देंगे इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट फिट्स इनटू जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके चलिए ठीक है भाई, ये वाली बात भी समझ में आ गई। इसके बाद देखिए क्या बोलता है इसने, कार्बोहाइड्रेट्स की ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी है, आइए समझते हैं। इसने बोला कार्बोहाइड्रेट्स may define as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis। चलिए अब शुरू होने वाले हैं, धीरे धीरे हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एंट्री लेने वाले हैं, तो बोर्ड पे ढंग से बस सुनते चलिए चीजों को। उसने कार्बोहाइड्रेट्स की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोली कि जनरली कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, अब देखिए ये कहानी उसी बच्चे को पता होगी ऑप्टिकली एक्टिव जिसने पिछले चैप्टर्स करे हुए। अब एक आध चीज पिछले चैप्टर की इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव बस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब उनके ऊपर लाइट को गिराया जाता है तो वो लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, या तो लीवर रोटेटरी, या बोलो क्या, याद आ रहा होगा। तो कहते हैं ये सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सब क्या होते हैं बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपको, जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ पिछले वाले ऑप्टिकली एक्टिव वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको इस वाले पॉइंट को हटा सकते हैं। बस मेन बात आगे की समझिएगा, ये बहुत जरूरी जो लाइनें अब आ रही है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इन कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारा OH होता है, बहुत सारा OH होगा, या तो फिर अल्डिहाइड होगा साथ में, या फिर कीटोन होगा। सुन लीजिए भाई, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। चलो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी समझ में आता, तो ये समझ में आता है कि इनके अंदर बहुत सारा, बोलो क्या होगा, OH। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर बहुत सारा, मैं इसका बॉन्ड लाइन बना रहा हूं बस वैसे ही, बहुत सारे इसके अंदर बोलो क्या होते हैं, OH होते हैं, बहुत सारे OH होते हैं। कार्बन से बीच में, ये कार्बन है, इधर मान लो हाइड्रोजन होंगे, बहुत सारे OH होंगे, और क्या होगा, या तो अल्डिहाइड होगा, या फिर बोलो क्या होगा, कीटोन होगा। अल्डिहाइड आप जानते हैं CHO होता है, कीटोन आप जानते हैं C डबल बॉन्ड होता है। भूले नहीं होंगे आप शायद, RCHO, ये कौन होता है बोलो? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बेसिकली स्पेसिफिकली इस ग्रुप के लिए बोलते हैं, कीटोन्स बेसिकली स्पेसिफिकली इस CO ग्रुप के लिए बोलते हैं। ये बच्चों कीटोन्स होते हैं। तो ये कहता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब कैसे दिखते हैं, खुशी, वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं कि उनमें बहुत सारे, बोलो क्या होते हैं, OH होते हैं, बहुत सारे OH होते हैं। लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि CH2OH हो, कोई दिक्कत नहीं, सुनते चलिए। बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सीज हैं, साथ में अल्डिहाइड होगा, या फिर बोलो क्या होगा, कीटोन होगा। और बोलता है और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, और ऐसे कंपाउंड्स भी जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद, पानी मिलाने के बाद ऐसी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दे। ऐसी यूनिट्स मतलब कौन सी यूनिट्स? जिनमें बहुत सारा OH हो, बहुत सारा अल्डिहाइड हो, बहुत सारा OH हो, बहुत सारा कीटोन हो। मतलब कुल मिला के मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स का ना एक जनरल पिक्चर दिमाग में छापने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के जब मैं कंपाउंड्स तुम लोगों को बना के दिखाऊंगा तो उनमें बहुत सारे, बोलो क्या दिखेंगे, OH दिखेंगे, उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, या फिर बोलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। बस ये वाली बात है। कोई दिक्कत लगती है इसके अंदर क्या? तो क्या क्या, दोबारा बोलो इसमें क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में? अल्कोहल पार्ट भी होता है OH वाला, अल्डिहाइडिक पार्ट भी होता है, और कीटोनिक पार्ट भी मिल सकता है आप लोगों को। इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब दूसरी बात, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं
ऑलमोस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ऑलमोस्ट शब्द जब यूज किया जाए तो समझ के चलिए कि लगभग लगभग 99% ज्यादा आप मान सकते हैं, तो लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट ना स्वीट होता है। स्वीट मतलब कि मीठा टेस्ट होता है। तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक दूसरा नाम, इनको शुगर भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बोलो? सो या मैं बोलूं द कार्बोहाइड्रेट्स, द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, which are sweet in taste are called sugars। उनको बोलो क्या बोल देते हैं? बोलो शुगर्स। अब जो घरों में बेसिकली शुगर इस्तेमाल हो रही है उसका केमिकल नेम बोलो क्या है? सुक्रोज। तो आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में एक भी असिमेट्रिक सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव है, सबका होना जरूरी नहीं है। तो एक पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक भी असिमेट्रिक सेंटर है ना, तो पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को? याद करो जब हम एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर एक कार्बन भी असिमेट्रिक था तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता कंपाउंड। बच्चों बातें हो रही हैं, ऐसे शोर करोगे कुछ मजा नहीं आएगा तुम्हें पढ़ने में और कुछ मजा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। 1 घंटे की क्लास होती है, इतना ही पेशेंस है आप लोगों में क्लास लेने का। मुझे पता है 2-2 घंटे तुम बैठने वाले बच्चे भी नहीं हो, तो 1 घंटे की जो क्लास होती है ना उसको बिल्कुल ईमानदारी से लिया करो। 1 घंटे क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे, 1 घंटे से पढ़ेंगे, फालतू कुछ बातें नहीं। मानता हूँ कि 1 घंटा पूरे पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी लग जाता होगा, लेकिन प्रोसेस है भैया, फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन 8 घंटे की जॉब करोगे मालिक को, बॉस को ये बोल पाओगे कि बोरिंग लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा, नींद आ रही है मेरे को, हैं? बोल पाओगे क्या? उसमें नहीं बोल पाओगे। आज तुम खुद के मालिक बने बैठे, तो अभी मेहनत कर लो। समझ रहे बात को? बाद में ये दिक्कत नहीं आएगी, ये तो बाद में मजबूरी में करोगे। अब बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट टेस्ट आर कॉल्ड शुगर, तो बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इज अ शुगर, शुगर बोलूं या कार्बोहाइड्रेट बोलूं, देखी बात है, विच इज यूज्ड इन आवर होम, बोल सकते हैं इन आवर होम। हमारे घरों में जो शुगर इस्तेमाल होती है वो सुक्रोज होती है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शुगर के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर, ये शुगर मिलता है मिल्क के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे कि आप लोग सब बच्चे दूध पीते हैं, अब उस जो जो बेसिकली मिल्क होता है, आप लोग मुझे बताना कि एक आता है थैली वाला दूध, और एक थोड़ा जो गांव साइड के बच्चे होंगे ना, उन्होंने भैंस का दूध ज्यादा पिया है। तो आप लोगों को सुनो सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, अरे रुक जाओ भाई। तो जो थैली वाला दूध होता है ना, उसमें बिना चीनी वगैरह डाले ना उसका बढ़िया टेस्ट नहीं आता, तो वो फीका पीने में ना बड़ी दिक्कत सी लगती है। लेकिन वहीं अगर भैंस का दूध पिया जाए ना, तो वो बिना चीनी डाले भी पिया जा सकता है, बिना उसमें कुछ शुगर ऐड करे बिना, उसको पिएंगे तो वो टेस्टी लगेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गाढ़ा होता है, इसलिए वो स्वीट लगता है कि बिकॉज उसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। जो दूध बेसिकली भैंस से आएगा ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भैंस क्या खाती है? बेसिकली चारा खाती है, और चारा में बेसिकली क्या होता है? स्टार्च वगैरह, सेलुलोज वगैरह ये चीजें होती हैं, और जिसकी वजह से बॉडी में ऑलरेडी, भैंस या गाय की बॉडी में बेसिकली क्या होगा? बहुत सारा स्टार्च या बेसिकली बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होगा, जो कि दूध में भी आएगा। तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट आता है, सुन लीजिए, वो लैक्टोज होता है। तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट या शुगर फाउंड इन मिल्क इज लैक्टोज, इज लैक्टोज। जो शुगर बेसिकली दूध में मिलता है वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज की मात्रा जो गांव का दूध होता है ना भैंस का, उसके अंदर ज्यादा होती है, और जो थैली का दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा बड़ी कम होती है, क्योंकि ये प्रोसेस से बनाया जा रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बड़ी कम रखी जाती है, तो इसलिए इसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अब मैं तुम्हें एक और मैकेनिज्म समझाता हूँ। इधर भाई एक चैप्टर कट गया है ड्रग्स वाला, जो आपका अगला चैप्टर 16 चैप्टर हुआ करता था, पहले 16 चैप्टर था, अब तो नंबर क्या ही बदलेंगे। सो वो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि जो भैंस का दूध है ना वो सबको हजम भी नहीं होता है। अगर कोई इंसान जिसने भैंस का दूध ज्यादा ना पिया हो ना कभी, और वो एकदम से कहीं गांव में जाके भैंस का दूध पी लेता है, तो उसका हाजमा बिगड़ जाता है भैया, है ना, उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका कारण समझिए क्या है। देखिए भैंस के दूध में ना लैक्टोज है, और ये लैक्टोज जो है ना बेसिकली इसको डाइजेस्ट करने के लिए, या किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए ना, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल एंजाइम्स बने होते हैं। मतलब कि हर एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए ना बॉडी में एक स्पेशल केमिकल है जो उसी वाली चीज को डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ है।
जैसे कि क्या हम लोग ये जो घास वगैरह होती है इसको खा के जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यही चीज गाय भैंस खाती है, वो जिंदा रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो स्पेशल इंजाइम है जो कि इस घास को बेसिकली डाइजेस्ट कर सकता है। बट हमारी बॉडी में वो इंजाइम नहीं है, तो हम नहीं खा सकते भाई, हम बीमार पड़ जाएंगे, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी में रह जाएगा। समझो मेरी बात। तो होगा क्या, क्लास क्लास प्लीज। तो जो लैक्टोज होता है ना, इसको भी डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर एक इंजाइम होता है जो कि इसका डाइजेशन करता है। अब होगा क्या, जिस इंसान ने 20 साल से वो लैक्टोज वाला दूध नहीं पिया है, तो उसकी बॉडी में वो जो इंजाइम था जिसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है, वो इंजाइम तो काम ही नहीं कर रहा। वो तो एक टाइम के बाद डिग्रेड हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, उसकी वर्किंग मशीन खराब हो गई होगी भाई। तो जिस दिन वो लैक्टोज वाला दूध पिएगा, उस दिन क्या होगा, लैक्टोज का डाइजेशन करने के लिए वो एंजाइम बॉडी में नहीं मिलेगा, दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं हो रही कोई चीज, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, हाजमा खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जो लोग लगातार ऐसा दूध पी रहे हैं बेसिकली भैंस का, उनका डाइजेशन बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, बिकॉज उनकी बॉडी में इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है वो इजीली वर्क कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये आप लोग जानते होंगे, वो इसी कारण से होता है, बिकॉज लैक्टोज के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है वो सबकी बॉडी में नहीं होता है, कुछ की बॉडी में खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों हाँ बोलो। अच्छा चले जाओ, क्लास आप फोकस बोर्ड पे रखें भाई। तो आपको जो मैंने कहानी बताई समझ आया आप लोगों को? अरे नहीं आया क्या भाई? अब तक तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स को लेके क्या बात समझ आ रही है? अरे अब तक कार्बोहाइड्रेट्स को लेके क्या बात समझ में आ रही है? गंदे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं सर? दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, स्पेशल बायोमोलिक्यूल्स, जिनका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि इनमें कुछ कार्बन होता है, कुछ पानी जैसा होता है, हाइड्रेटेड कार्बन की फॉर्म में होते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन की फॉर्म में होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ग्लूकोज, सुक्रोज, डीऑक्सीराइबोज, इथेनॉइक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है। फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स दिखते कैसे हैं। सर ये दिखते ऐसे कि इनमें बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, मतलब बहुत सारा OH होता है, कुछ अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप आपको देखने को मिल सकता है, इसका जनरल फॉर्मूला है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जनरली कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसलिए इनको शुगर्स भी कहा गया। क्या कहा बोलो? शुगर्स भी। जिसमें से एक शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन है बोलो? सुक्रोज। घर में जो कार्बोहाइड्रेट आप डेली यूज कर रहे हो वो सुक्रोज है। और दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी आप पी रहे हैं बेसिकली वो कौन सा बोलो? लैक्टोज। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि नेम द कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में पाया जाने वाला आप कार्बोहाइड्रेट बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? लैक्टोज मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट बात करूंगा, उसके बाद असली चीज शुरू हो जाएगी बायोमोलिक्यूल चैप्टर की। ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, ये पेपर में कम आती हैं, असली चीज शुरू होने वाली है। इसके बाद क्या करा गया? इसके बाद करा गया क्लासिफिकेशन। भाई कुछ बच्चे जो बातें कर रहे हो ना, तुम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तुम तो बातें करते करते ही पढ़ लोगे। लास्ट क्लास में बात बताई थी मैंने। बिल्कुल भी आसान मत समझिए 90+ स्कोर करना। अगर किसी को लगता हो ना कि बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है कि जब मर्जी कर दूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा तो भी कर दूंगा, तो मुझे करके दिखा देना। ऐसे नहीं आते बच्चों 90+। 90+ स्कोर करना है, 95+ स्कोर करना है, दिमाग में उतना बड़ा सोच रखा है, तो आपको बड़ा कंसिस्टेंट रहना होता है थ्रू आउट द ईयर। ऐसे मस्ती करते करते आते हैं 70 नंबर, 70%, 75%। अगर आप ठीक पढ़ने वाले तो बता रहा हूं मैं, खराब पढ़ने वाले तो और बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर आप ठीक पढ़ने वाले तो मस्ती करते करते आप 70 तक पहुंच जाएंगे, 75 तक पहुंच जाएंगे, 80 तक पहुंच जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। 3 इडियट मूवी ठीक है, वो देखने में बढ़िया लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में सारी चीजें मूवी वाली नहीं चलती है भैया। ठीक है, कहीं आप सोचे कि कहीं भी जाके बट लो, ज्ञान बट रहा है तो पढ़ ही लो। तो कॉमर्स वालों को बैठाओ यहाँ पर, क्या समझ में आएगा उनको? समझ आ भी जाएगा तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे, किसी काम का नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का सेंस ये बन रहा है कि जो आपको काम मिला हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे से, तरीके से, ईमानदारी से करा करो। ये बातें मस्ती वगैरह ना सिर्फ एक जगह पर अच्छी लगती है। जगह क्या, आप बाहर हैं, कर लो मस्ती जितनी मर्जी, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन ड्यूरिंग द क्लास ना आप ज्यादा बातें मत करा करो। रिवीजन में तो करोगे ना, सही में मारूंगा मैं, सही बता रहा हूँ। रिवीजन क्लास में मेरे को देखा ना, किसी ने मुझे डिस्टर्ब करा है क्लास के दौरान,
क्योंकि रिवीजन में हमारी बहुत एनर्जी लगती है, हमें वही चैप्टर जो 10 क्लास में कराया होता है 2 क्लास में बच्चों को पूरा समझाना होता है फिर से, और फिर उसके क्वेश्चंस करने होते हैं। वहां डिस्टर्बेंस करते हो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है हमारी लास्ट के 3 महीनों के अंदर। उधर डिस्टर्ब करा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इस बार। अब सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक है मोनोसेक्राइड्स, एक है डाइसेक्राइड, एक है पॉलीसेक्राइड। जल्दी से ये बेसिक पार्ट खत्म करते हैं, मैं चाहता हूं ग्लूकोज करके जाए आज, जैसे ग्लूकोज अच्छे से समझ के जाए, तो मैं असली चीज वहीं समझ में आएगा, वहीं से चैप्टर इंटरेस्टिंग बनता है, जो अगली चीज कराऊंगा। अब सुनो, ये जो सेक्राइड शब्द है ना, ये सेक्रॉन से लिया गया है। सेक्रॉन का मतलब होता है ग्रीक में, ये ग्रीक वर्ड है सेक्रॉन, इसका मतलब होता है शुगर, इसका मतलब होता है शुगर, क्योंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, तो इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करा गया सेक्राइड। सेक्राइड वर्ड उठाया गया ग्रीक से, जिसका मतलब ही शुगर होता है। सो बोला गया कुछ होते हैं मोनोसेक्राइड्स, कुछ होते हैं डाइसेक्राइड्स, कुछ होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान शब्दों में, डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ ही लोगे सब बच्चे। भैया कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट है, किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बने, अपने आप में इंडिविजुअल है, मतलब किसी से मिलके नहीं बने। जैसे कि मैं आपको बता दूं ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जो है, ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये जो डीऑक्सीराइबोज मैंने अभी लिखा था बच्चों आप लोगों के लिए, डीऑक्सीराइबोज, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना बच्चों, ये किसी से भी मिलके नहीं बने हुए, ये अपने आप में मोनो यूनिट है। मोनो यूनिट मतलब कि इंडिविजुअल यूनिट है ये, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता कि उनको मिला के ये बनाओ, अपने आप में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है इनका। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि विकास जो नाम है ना, ये तो कई सारे अल्फाबेट्स को मिला के बना हुआ है, कई सारे अल्फाबेट्स को मिला के बना हुआ है, लेकिन ए जो है वो तो अपने आप में इंडिविजुअल है ना, ये तो किसी से मिलके नहीं बना हुआ, एस किसी से मिलके नहीं बना हुआ, के किसी से मिलके नहीं बना हुआ, मानते हो कि नहीं मानते? ये अपने आप में मोनो यूनिट्स हैं, और इन मोनो यूनिट्स को मिला के हम डाई यूनिट्स, ट्राई यूनिट्स, पेंटा यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं भाई? तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सिर्फ अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, किसी के कॉम्बिनेशन से तैयार नहीं होती है, इनको बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। क्या बोलते हैं इनको? बट कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं C12H22O11, ये भाई साहब होते हैं सुक्रोज, जिनको बोलेंगे शुगर। इसके अंदर ये अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, कि नहीं, 2 यूनिट को मिला के बनता है। मैं आपको सिखा देता हूं, अगर तुम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाओ, अगर तुम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाओ, देखते चलो यार, ये भाई साहब है ग्लूकोज, ये है फ्रुक्टोज, आप कहेंगे सर दोनों एक ही चीज है, बच्चों स्ट्रक्चर अलग होता है। अब इन दोनों में से क्या करो, पानी निकाल दो। क्या निकाल दो? पानी, मतलब H2 निकाल दो, और जोड़ दो बाकी को। दिखाता हूं, C12H22O11 प्लस में H2O, एक बार काउंट करो भाई सब बच्चे, 12 तो इन दोनों के मिला के कार्बन बन रहे हैं, इन दोनों के हाइड्रोजन मिला के 24 बन रहे हैं। अनुराग इधर, इन दोनों के हाइड्रोजन मिला के 24 बन रहे हैं, 24 नहीं लेकिन 22 है, और इन दोनों के ऑक्सीजन मिला के 12 बन रहे हैं लेकिन 11 है। इसका मतलब एक H2 निकलता है। मतलब ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो इनमें से पानी निकल जाता है और एक नया सिस्टम तैयार होता है सुक्रोज का। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सुक्रोज अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड, ऐसे ही ग्लूकोज का और डीऑक्सीराइबोज का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, फ्रुक्टोज का और इसका कॉम्बिनेशन से कुछ बन सकता है। जब कभी भी कोई कार्बोहाइड्रेट 2 यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, 2 यूनिट्स को जोड़ के बना हुआ कार्बोहाइड्रेट जो होगा, वो क्या होगा? डाइसेक्राइड। क्या होगा बोलो? और अगर 2 से ज्यादा यूनिट्स जुड़ के कोई बना हुआ है, तो वो क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिसमें हजार हजार ग्लूकोज की यूनिट्स ना जुड़ी हुई हैं, तब जाके वो तैयार हुआ है। जैसे कि स्टार्च बोल दो, स्टार्च, उसमें हजार हजार ग्लूकोज की यूनिट्स ऐसे जुड़ती हैं, तब जाके वो तैयार होता है। तो वो अपने आप में कोई मोनो यूनिट नहीं है, बहुत सारी मोनो यूनिट्स को जोड़ के तैयार हुआ कार्बोहाइड्रेट है, इसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसेक्राइड। तो गाइस देखो, दिमाग में ना बस एक चीज क्लियर होगी, व्हाट आर द मोनोसेक्राइड्स, व्हाट आर द डाइसेक्राइड्स, व्हाट आर द पॉलीसेक्राइड्स। सर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो अपने आप में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जो किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बने, इनके कॉम्बिनेशन से सब कुछ बनता है। तो ये हो गए बच्चों कौन से? मोनोसेक्राइड्स। फिर 2 कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ के, 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ के कोई नया कार्बोहाइड्रेट तैयार हुआ, डाइसेक्राइड है। समझ में आ रहा है? और कई सारे मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के जो कार्बोहाइड्रेट तैयार हुआ, बोलो वो क्या है? पॉलीसेक्राइड। नहीं आई ना बात समझ में? पक्की बात है। चलिए अब ये सब खत्म होने के बाद मैं असली चीज में आने वाला हूं। तो मुझे बस आप लोगों से एक बात चाहिए भैया, सुन लो दोबारा से, 2 मिनट का रिकैप है, उसके बाद असली चीज शुरू होने वाली है। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स?
सर ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए जरूरी है, उन सबको बोलो मैं क्या बोलूंगा, बायोमोलिक्यूल। नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि जरूरत नहीं है। इथेनॉइक एसिड इज नॉट अ बायोमोलिक्यूल, बट ये जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये भी तो मॉलिक्यूल्स ही है ना, इनकी जरूरत है। तो ये बोलो क्या है, बोलो बायोमोलिक्यूल्स है। तो ऐसे कितनी क्लासेस में हमने मॉलिक्यूल्स को बांटा। एक क्लास थी कार्बोहाइड्रेट्स की, एक थोड़ी अलग तरह के कंपाउंड से, कार्बन हाइड्रोजन से अलग थे। जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले थे उनको कार्बोहाइड्रेट बोला। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन था और H2O था, उनको एक क्लास में डाल दिया, बोला ये सब कार्बोहाइड्रेट्स बोले जाएंगे। ऐसी दूसरी तरह के थे उनको प्रोटीन्स बोला गया, ऐसी कोई तीसरी तरह के थे उनको विटामिन बोला, ऐसी कोई और तरह के थे उनको न्यूक्लिक एसिड बोला। बट ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, इसलिए इनको बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर किया गया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब शुरू करा मैंने, बोलो बच्चों आप लोगों के साथ क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने कहा दे आर नथिंग बट दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, देयर इज सम कार्बन विद सम H2O मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ने इस जनरल फॉर्मूले में फिट हुआ, बट कुछ कार्बोहाइड्रेट इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट नहीं होते, बट फिर भी कार्बोहाइड्रेट कहे जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है बट फिट हो रहे। तो जनरल फॉर्मूले का कोई खास एविडेंस मत समझिएगा, बस ये समझ लीजिए कि हाँ हाइड्रेटेड कार्बन का ही शब्द जोड़ के बोला गया कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट आज से जब भी सुनेंगे ना, तो दिमाग में दो चीजें जरूर रहनी चाहिए, कार्बन और हाइड्रेटेड यानी पानी, कार्बन पानी, कार्बन पानी। नहीं आ रही बात समझ में, ऐसे रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट है। अब इसके अंदर मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जनरली दिखते कैसे, सर इनमें बहुत सारा ओवेच होता है, इनमें बहुत सारा ओवेच होता है विद सम एल्डिहाइडिक ग्रुप और विद सम कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक कीटोनिक कुछ ना कुछ होगा बच्चों, ठीक है भाई। अब मैंने कुछ और बोला कि मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जनरली टेस्ट में कैसे होते हैं, मतलब स्वीट होते हैं टेस्ट में। कुछ मैंने दो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स का आपको नाम बताया, एक सुक्रोज जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, एक दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट यानी लैक्टोज। याद करिएगा, पेपर में अंदर चीजें आती हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इनका सबका ज्यादातर टेस्ट स्वीट होता है। तो इनके लिए ग्रीक से एक वर्ड उठाएगा सेक्रॉन, और इनके लिए सेक्राइड्स भी बोला गया। कार्बोहाइड्रेट्स का एक दूसरा नाम सेक्राइड्स भी है। तो बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो दो दो को मिला के बने हुए वो डाइसेक्राइड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कईयों को मिला के बने हुए वो क्या है, बोलो पॉलीसेक्राइड्स हैं। एग्जांपल बाद में बात करेंगे। सुक्रोज है, इसमें माल्टोज होता है, माल्टोज भी C12H22O11 होता है, बट ये किसी और चीजों को मिला के बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज। जिस बच्चे को इस चैप्टर में ग्लूकोज फ्रुक्टोज समझ में आ गया, समझ लो गेम बन गई। कार्बोहाइड्रेट आ गया सारा समझ में, सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज बोल रहा हूं समझ में आ गया। तो कोशिश करते हैं हम कर पाए, आज ही कर लें ग्लूकोज फ्रुक्टोज, 7 मिनट तक शायद हो जाएगा। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। C6H12O6, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं, बोर्ड पे देख लो सब बच्चे। काउंट करो एक बार। अच्छा एक बात और सुनिए, कुछ बच्चे लोग पता नहीं कैसा कंपाउंड बना रहे हैं। अरे ये कार्बन से ही, बीच में बोलो क्या है, कार्बन से। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे 11th क्लास में, कि कभी मैं अगर कंपाउंड ऐसे भी बना दूं ना, तो ये भी कार्बन 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 को ही इंडिकेट करता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, ये सब कार्बन से, बीच में काउंट करो, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 हो रहा, 2 3 हो गए, 5 7 9 और 3 12। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, पूरा वही C6H12O6 का ढांचा है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही कैसे पता लगा, उसकी भी रिएक्शंस है, लेकिन वो मैं पहले नहीं कराता हूँ, वो बाद में करवाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। सो गाइस सभी बच्चे दोबारा बोर्ड पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखो। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कार्बोहाइड्रेट्स देखने में कैसे होंगे, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इज द पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारा OH विद कीटोन, सॉरी विद अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड पहले वाले ग्रुप, पहले वाले कार्बन पे है, बोला है कि नहीं। तो ये होता है बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सुनते चलिएगा। ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना, इसका पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट ये ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, आइए बोर्ड पे। सबसे जरूरी चीज यही है जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। भैया बात ऐसी है, अगर मैं CHO को बनाना चाहूं तो बच्चों ऐसे बना सकता हूं, देखना जरा, ऐसे तो होता है CHO। अरे भूल गए क्या तुम लोग यार। अब दूसरे वाला कार्बन है ऐसे। अच्छा कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर तीसरे वाले पे ऐसा होता है। बिल्कुल बच्चों, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तीसरे वाले पे ऐसा ही होता है। मतलब ये फेरबदल आपको दिखाना है, कहीं आप सोचे कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इस चीज से, इसकी ज्योमेट्री ऐसी ही होती है, तो ऐसी ही बनानी है कि तीसरे वाले पर OH लेफ्ट में होता है, बाकी सब पे राइट में होता है।
क्लियर है, बताएंगे वो वाली चीज। अब ये तीसरे वाले पे OH कर दो लेफ्ट में, H राइट में, बहुत सी बातें हैं, अभी चिंता क्यों कर रहे हो। HOH प्लस H और OH और नीचे बोलो क्या, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अब यही ग्लूकोज अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में बनाता है। कैसे बनाता है वो सुनिएगा दोबारा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई चेन है और वो सीधी चेन है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, और अगर मैं उसी चेन के दो कुंडे ऐसे पकड़ के, कोने ऐसे पकड़ के जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा। ऐसा ही ग्लूकोज के साथ हुआ कि ग्लूकोज पहले एक स्ट्रेट चेन थी, एक पूरा ओपन चेन स्ट्रक्चर था, चेन थी स्ट्रेट। अब ये किसी तरीके से ना इसका एक एंड दूसरे एंड से ना एज ए साइकिल बना लेगा। क्या बना लेगा बोलो, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनेगा वो मैं आपको उसका कारण समझाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम लोगों को ये वाली बात पता है, सुधांशु पिटाई हो जाएगी, क्या तुम्हें ये वाली बात पता है कि अगर ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है और बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब वो बॉन्ड को छीनेगा तो बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और माइनस चार्ज भी आएगा, बिकॉज बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया, तो बी पे माइनस आएगा। ऑन द अदर हैंड ए के ऊपर प्लस आएगा। तो ये बॉन्ड का टूटना होता है, समझिएगा। और आप लोगों को बहुत बार मैं सिखा चुका हूं ये वाली चीज। तो भैया होगा क्या, क्योंकि प्लस क्या चल रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं बताओ। तो होता क्या, पहले वाले कार्बन पर ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड छीनता है, और जब ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड छीनेगा तो तुम मुझे बताओ जरा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस का, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। यार ये बात तो मतलब ऐसी है कि पूरा अल्डिहाइड कीटोनिक चैप्टर इसी पे हुआ है। मैं तुम लोगों को टेस्ट करने की सोच रहा हूं, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि जो C डबल बॉन्ड O है वो कैसे टूटा था, याद करो। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, सब बच्चे बताओ। ऑक्सीजन पे का चार्ज आएगा बच्चों नेगेटिव का, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव का, बॉन्ड टूटने के बाद। इतनी बात समझ में आ रही है, सिंपल है सर। तो यहां पर जब ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम होता क्या है, याद रखना, पांचवा जो कार्बन है, ये पहला कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें कार्बन पर भी एक हरकत होती है। उधर जो मौजूद OH है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेता है, और जिसकी वजह से सब बच्चे मुझे बताओ, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस का, हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, प्लस का। लेकिन यहाँ तो बॉन्ड पूरा टूट ही गया ना, क्योंकि एक ही बॉन्ड था, वहां डबल बॉन्ड था, तो बॉन्ड फिर भी बच जाता है, चीजें जुड़ी रह जाती हैं, समझिएगा, बड़ी जरूरी चीज है। यहां से क्या निकला, यहां से निकला H+। अगर यहां से निकला तो टारगेट बनाएगा किसी नेगेटिव चीज को। आप बताओ किसको बनाएगा, O को। सिंपल समझ लीजिए, ऊपर भी प्लस माइनस क्रिएट हुआ है, नीचे भी प्लस माइनस। अरे यार ऊपर भी प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस, तो इसका प्लस उसके माइनस है, इसका माइनस उसके, बस खत्म। सुन लो दोबारा से, O और H के बीच में बॉन्ड टूटा, O पे आया माइनस, H पे आया प्लस, इधर आया माइनस, इस पे आया बोलो प्लस। तो सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर कैसा देखने में बनेगा, कार्बन के साथ में, सुनो अरे रुक जाओ, O पे जो माइनस आया उसके साथ में ये वाला H+। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बताऊंगा ये वाली चीज। उसके O पे आया माइनस, कार्बन पे आया प्लस, और बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बॉन्ड जुड़ा हुआ है। नीचे जो O पे आया माइनस, H पे आया प्लस, H का प्लस जाके अटैक कर देगा O पे, तो बोझा क्या बनेगा, अरे बताओ क्या बनेगा, OH। इस कार्बन पे बोलो कैसा चार्ज रह जाएगा, बोलो प्लस का। अरे यार O पे माइनस आया हुआ है, जुड़ के जाके नीचे बताओ क्या बना, दूसरा वाला कार्बन ऐसे, सुनते चलो, तीसरा वाला कार्बन ऐसे, चौथा वाला कार्बन ऐसे, पांचवा वाला H, O पे बोलो कैसा चार्ज, बहुत अच्छे, माइनस का। क्या तुम्हें यहां तक की कहानी समझ में आ गई, हुआ क्या है, अरे कुछ नहीं, यहाँ का H+ जाके उस O से जुड़ गया, वो बन गया OH। इस कार्बन का प्लस है, ये वाला ऑक्सीजन बोलो क्या माइनस है। एक चेन का कोना प्लस, एक चेन का कोना माइनस, दोनों चेन के कोने ऐसे जुड़ेंगे और क्या बनेगा, साइकिल बनेगा। क्या बनेगा बोलो। तो होता क्या है कि इसका O नेगेटिव और उसका C पॉजिटिव, अभी तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे करके मैं बना दूंगा इसको, या इधर से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बना दो। तो मेरी बात समझो ना, अरे जरूरी नहीं, बताऊंगा वाली चीज भी। तो मैंने यहां पर क्या बोला, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, ये साइकिल बनेगी नहीं बनी मुझे बताओ। क्योंकि पहले कार्बन ने पांचवें के साथ बोलो क्या बना ली, साइकिल बना ली। अब लेकिन ये साइकिल देख के मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने साइकिल देखी बेंजीन जैसी, हमने देखी ऐसी गोल जैसी साइकिल जो होती है।
अब साइकिल जैसी कोई चीज गोल जैसी देखी है तो इसको देखने में उतना बढ़िया लग नहीं रहा है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेरोथ, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए और उन्होंने कहा कि जो ये चीज आप लोग ऊपर बना रहे हैं ना, इसी को एक बहुत सही तरीके से बना के दिखाया जा सकता है और उनको बोला गया हेरोथ स्ट्रक्चर्स। क्या बोला गया बोलो? लेकिन वो सब सिखाने से पहले मैं पहले जानना चाहूंगा कि क्या तुम लोगों को ग्लूकोज का फंडा समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। दोबारा सुन लीजिए, पहले वाले कार्बन पर अल्डिहाइड था, दूसरे पर HOH, तीसरे पे HOH, चौथे पे HOH, पांचवे पे HOH, छठे पे CH2OH। हाँ भाई, तीसरे वाले बस OH लेफ्ट में होता है, बस ध्यान रखना। अब इस ये तो ओपन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बोलो? ग्लूकोज ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। साइकिल कैसे बनती है सर? उसके पहले वाले कार्बन पर बॉन्ड टूटने लगते हैं और C डबल बॉन्ड O में O ले लेता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन ले लेता है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली पांचवें वाले कार्बन पर जो OH होता है वो भी बॉन्ड तोड़ता है ऐसे ही, और O पे आता है माइनस, H पे आता है प्लस। जो प्लस आता है वो जाके O को टारगेट बना के O के साथ जुड़ जाता है, और जो कार्बन का प्लस होता है वो जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच करके ऐसे चेन बना देता है। क्योंकि पहला कार्बन पांचवें कार्बन जुड़ जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगी? चेन बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी सर। सबको क्लियर हुई ये वाली बात? नहीं आई बात समझ में सर? बिल्कुल भी। अगर ये समझ आ गया है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि जो हेरोथ थे उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं लग रहा प्रिंस, ये स्ट्रक्चर देखने में उतना बढ़िया साइकिलिक स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, तो इसी को एक नए तरीके से बनाते हैं। और आइए, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ढंग से सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा? कहा कि भाई ऐसे करो, जैसे ये मेरा पहला कार्बन है, ये मेरा कौन सा कार्बन है? पहला। और इसने कहा कि जो जो चीजें राइट साइड पे हैं, जो जो चीजें, उनको तो बना दो मेरे हेरोथ में नीचे। जैसे कि OH है राइट में तो उसको बनाऊंगा नीचे, H है लेफ्ट में तो उसको बनाऊंगा ऊपर। सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा। पहले कार्बन पे OH है राइट में, नीचे बना दिया। पहले कार्बन पे OH है लेफ्ट में, सॉरी H है लेफ्ट में तो उसको ऊपर बना दिया। फिर बोला पहला कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे से, तो पहले को दूसरे से जोड़ा, पहले को दूसरे से, और दूसरे के राइट में है OH तो OH आएगा नीचे, लेफ्ट में है H तो H आएगा ऊपर। फिर दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ तीसरे से। वो दिक्कत चल रहा है क्या? आप कहीं से कार्बन 2 के तो सारे बॉन्ड बना दिए चारों, उसके तो 3 ही रह गए, तो कोई नहीं, मैं घूम फिर के आऊंगा, साइकिल बनाऊंगा, चिंता मत करिए, जोड़ा नहीं उसको। तो दूसरे का बॉन्ड बना हुआ तीसरे से, अरे तीसरे पे H है राइट में तो वो आएगा नीचे, OH है लेफ्ट में तो वो जाएगा ऊपर। फिर मैं चौथे पे आया और चौथे पे मैंने देखा OH है राइट में तो वो आएगा नीचे, H है लेफ्ट में तो वो जाएगा ऊपर। फिर मैं पांचवें कार्बन को गया और पांचवें पे कहानी कुछ गेम बिगड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर तो चेन में इन्वॉल्वमेंट है। पांचवें कार्बन का पहले कार्बन के साथ बोलो क्या बन रहा है? चेन बन रहा है। तो भैया इधर कुछ राइट लेफ्ट नहीं बनेगा, तो आपकी इच्छा है तो मैंने बोला भैया मैं H को नीचे कर देता हूं और छठा कार्बन में बाहर लेके जाके रख देता हूं, ये मेरा छठा कार्बन है। और अब इसके 3 ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं, उसके भी 3, तो कहते हैं पहले और पांचवें ने दोनों ने साइकिल बना ली थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू, तो पहले और पांचवें ने साइकिल बना ली थ्रू ऑक्सीजन। अब ये बढ़िया लग रहा है? उसके मुकाबले ये बढ़िया, देखो चीज दोनों सेम है, वो और ये चीज बिल्कुल सेम है, बट इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया, इन स्ट्रक्चर को नाम दिया गया दे आर द हेरोथ स्ट्रक्चर्स, दे आर द हेरोथ स्ट्रक्चर्स। मेरी बात समझ लीजिए, हाउ अ ग्लूकोज विल फॉर्म अ साइकिल। ग्लूकोज ने साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया? सर ग्लूकोज का पहला कार्बन पांचवें कार्बन से टाइप ऐसे करेगा, ऊपर प्लस माइनस में टूटेगा, नीचे प्लस माइनस में टूटेगा और जुड़ जाएगा। सर इसको बोलते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सर सिंपल रिएक्शन है, नहीं आ रहा ना समझ में? अब ये मैंने कैसे बनाया? तो हेरोथ ने एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बनाई। उसने कहा जिस भी कार्बन के आप चीजें ड्रॉ कर रहे हो, जो चीजें राइट में है उसको नीचे बनाओ, जो चीजें लेफ्ट में है उसको ऊपर बनाओ। पहले की OH राइट में थी नीचे बनाई, H लेफ्ट में थी ऊपर बनाई। दूसरे की OH राइट में थी नीचे बनाई, H लेफ्ट में थी ऊपर बनाई। तीसरे की भी सेम करी, और ऐसे पांचवें को पहले से जोड़ दिया ऑप्शन के थ्रू। किसी को दिक्कत लगाया तो मुझे बताओ यार। पक्की बात सबको समझ में आ चुकी है? पक्का डाउट है इसमें कुछ किसी को भी? अच्छा, कुछ बच्चों ने भी ये कहा कि निखिल ने कहा कि सर ये पांचों से क्यों बनाता है? देखिए ऐसे भी ग्लूकोज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो चौथे से बनाते साइकिल। किससे बना रहे हैं बोलो? चौथे से ही बना रहे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में से वो वाला ग्लूकोज डिस्कस किया जाता है, वो ग्लूकोज की भी फॉर्म्स होती है, वो वाला ग्लूकोज डिस्कस किया जा रहा है जिसमें चेन कहां से बनी बोलो? पहले की पांचवें से। चौथे वाली आपके सिलेबस में नहीं है। और कहीं ना कहीं जो सबसे स्टेबल वाला जो ग्लूकोज बनता है ना, जो सबसे स्टेबल साइकिल बनती है, वो पहले और पांचवें की बनती है, इसलिए आपको सिर्फ वही वाला पढ़ाया जा रहा है। बाकी वाले उतने स्टेबल नहीं होते, पहले चौथे की चेन इतनी स्टेबल नहीं बनती है। तो पहले और पांचवें की चेन बहुत स्टेबल बनती है, इस कारण से आप लोगों को सिर्फ वही वाला ग्लूकोज पढ़ाया गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओ भाई नहीं आया समझ में? सब बच्चे बताओ, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक मिनट तसल्ली सोच लो फिर आगे बढ़ूंगा। सोच लो पहले बोर्ड पे जो लिखा हुआ आता है कि नहीं आता, देख लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, पहले देख लो।
अर्चित थोड़ा इधर देख लो भैया। वो और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है सर? वो ओपन स्ट्रक्चर है और उस ओपन से ही बोलो क्या बना, साइक्लिक। और ये सेम चीजें हैं, बस वो दिखाने का तरीका अलग है और ये दिखाने का तरीका अलग है। बस ये हैरो स्ट्रक्चर है, वो फिशर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बात करेंगे उसकी। आप मुझे बस बताओ ये समझ आएगी नहीं? बोलो कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इधर ना पोजीशन बड़ा मैटर करती है। जैसे कि तीसरे वाले पर ओवच कहां पर है बोलो, तीसरे वाले पर ओवच बोलो कहां पर है, लेफ्ट में। ये पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मैं बताता हूं कि क्या होता है, एक और चीज सुनो। होता क्या है, अरे रुक जा अभी आने तो दे। जो पहला कार्बन है, आप एक बात सोचिए, उसका सी डबल बॉन्ड ओ मैंने इधर रखा और एच इधर रखा, और फिर मैंने साइकिल बनाई और इसका ओएच आ गया यहां पर। लेकिन कहते हैं कि एक और तरह का ग्लूकोज एग्जिस्टेंस में होता है जिसका नेचर, जिसका बिहेवियर इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले उसको बाद में करूंगा, तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले तुम ये वाली बात सुनो। ये जो ग्लूकोज है ना आपके सामने, इसका नाम बताता हूं पहले मैं। इसका नाम सुनो भाई, इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोस। अब यही एक बहुत बड़ी दुविधा है कि इस ग्लूकोज के नाम में ये इतनी सारी चीजें क्या कर रही है। और एग्जामिनर का क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डज अल्फा, व्हाट डज डी, व्हाट डज प्लस, व्हाट डज पायरानोस इंडिकेट्स इन द नेम ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के नाम में ये सब क्या कर रहे हैं? इस प्लस का मतलब क्या है, इस डी का मतलब क्या है, इस पायरानोस का मतलब क्या है? तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सुन लीजिए भाई। देखिए डी का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सुन लीजिए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, भैया रुक जाओ मेरे को बता दो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने पाया कि उनका जो नीचे का ढांचा होता है, नीचे का ढांचा मतलब कि मान लीजिए इस दुनिया में 1000 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हजारों कार्बोहाइड्रेट्स का नीचे का जो ढांचा है, सेकंड लास्ट जो 2 कार्बन होते हैं, वो सबके ऐसे ही होते हैं। वो सबके ऐसे होते हैं कि नीचे वाला CH2OH होता है, उसके ऊपर वाला होता है HOH। क्या होता है बोलो? HOH। लेकिन ये पाया गया कि जो लास्ट के 2 कार्बन है ना, एक तो है CH2OH और एक बोलो क्या है, HOH। ये सबका बिल्कुल एक जैसा है, ये वाला ढांचा सबका एक जैसा है। लेकिन उन हजारों में ना एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है कि कुछों के अंदर OH इसका लेफ्ट में है और H बोलो इसका बोलो क्या है, राइट में। मेरी बात को समझना, मैं थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कह रहा था, इससे इनकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है कि OH लेफ्ट में है या बोलो क्या है, राइट में। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, इस दुनिया में 1000 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हजारों कार्बोहाइड्रेट्स का नीचे के 2 कार्बन का ढांचा ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें से आधे ऐसे होते हैं जिनका HOH कुछ इस तरीके से अरेंज होता है और आधे ऐसे होते हैं जिनका HOH थोड़ा लेफ्ट में अरेंज होता है, मतलब OH लेफ्ट में होता है, सेकंड लास्ट कार्बन का। मतलब कि सिर्फ इस दुनिया में 2 ही तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका लास्ट का ढांचा ऐसा है या लास्ट का ढांचा, और सिर्फ इस कारण से इनके बिहेवियर्स अलग हैं, इनके बिहेवियर्स अलग हैं। समझना मेरी बात को? इनको बुलाया गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये सब डी फैमिली वाले हैं। कौन से फैमिली वाले हैं बोलो? डी फैमिली वाले हैं। और ये सब एल फैमिली वाले हैं। मेरी बात को समझिएगा, जैसे कि ग्लूकोज का लास्ट का ढांचा बताओ कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? डी फैमिली से। लास्ट का ढांचा बताओ किस फैमिली से बिलोंग करता है? डी फैमिली से। फ्रुक्टोज का लास्ट का ढांचा दिखाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर बाद, तो तुम्हें दिखेगा वो भी डी फैमिली का है भाई, उसी परिवार से बिलोंग करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो एल फैमिली वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एल फैमिली वाले। एल फैमिली वालों का क्या होगा, लास्ट का ढांचा उनका OH लेफ्ट में होगा और H बोलो क्या होगा, राइट में। मतलब तुम मेरी बात को पकड़ नहीं पाए, मैंने डी फैमिली और एल फैमिली से क्या समझाया। मैंने कहा अगर 1000 कार्बोहाइड्रेट्स है तो 1000 के 1000 कार्बोहाइड्रेट्स में या तो कुछ ऐसा ढांचा मिलता है लास्ट के 2 का, या ऐसा मिलता है। ऐसे वालों को डी परिवार से बुलाया गया और ऐसे वालों को एल परिवार बुलाया गया, क्योंकि बच्चों सिर्फ इस पोजीशन की वजह से ना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गए थे। तो ये सबका बिहेवियर एक जैसा था और ये सबका बिहेवियर एक जैसा था। मैंने बोला दे बिलोंग्स टू डी फैमिली, दे बिलोंग्स टू द एल फैमिली। यार नहीं आ रहा समझ, पक्का बता दो मुझे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ग्लिसरल्डिहाइड मैं आपको बना के दिखाता हूं, मुझे बताने कौन सी फैमिली का है ग्लिसरल्डिहाइड। देखना, ग्लिसरल्डिहाइड
बताओ कौन सी फैमिली का है? सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। कौन सी फैमिली का है? डी फैमिली का है। तो ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट डी के होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट बोलो किसके होते हैं? एल फैमिली के होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है वो कौन सी फैमिली का है? बोलो डी फैमिली का। सब बच्चे मुझे बताओ डी का मतलब समझ में आ गया? और सब बच्चे बोलो डी का मतलब समझ में आ गया? दूसरी चीज सुनिए, जब आज क्लास की शुरुआत हुई थी मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर्स पढ़े हुए ऑप्टिकली एक्टिव के, आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि जब इस कंपाउंड पे लाइट को गिराएंगे तो ये लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या बोलो क्या राइट में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे समझ लेंगे लाइट को गिराएंगे तो रोटेट होगी, लाइट रोटेट होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट की रिस्पेक्ट में एक्टिव है। तो या तो वो राइट में रोटेट करते हैं लाइट को या फिर बोलो किसमें रोटेट करते हैं? बोलो लेफ्ट में। तो भैया जो राइट में रोटेट करते हैं उनके लिए प्लस का साइन लगाया जाता है, जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं उनके लिए माइनस का। सो दिस प्लस इंडिकेट्स दैट दिस कंपाउंड ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट में रोटेट करता है। किसमें रोटेट करता है बोलो? तो दोबारा सुन लीजिए मेरी बातों को, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज का मतलब है, इसमें मुझे बताओ डी का मतलब क्या है? ग्लूकोज बिलोंग्स टू डी फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए चैप्टर ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन में खेल है। अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं सुन रहे हो ना, फोकस्ड होकर नहीं सुन रहे हो, तो फिर तुम्हें देखना बायोमोलिक्यूल बहुत मुश्किल लगने वाला है। और तुम अगर बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, एक वन टाइम में होगा, उसके बाद तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बता रहा हूं, एक बारी में याद हो जाएगा ढंग से, सिंगल टाइम के अंदर ही। तो मैंने बोला डी का मतलब सबको समझ में आ गया कि डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। प्लस का मतलब क्या? ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का है। दैट इज it rotate the light in right direction. नेक्स्ट क्लास से निखिल, सचिन और आदर्श साथ में बैठोगे बिल्कुल टिल द लास्ट सेशन, ध्यान रखना बिल्कुल साथ नहीं बैठोगे। बैठोगे मैं अलग कर दूंगा या मैं घर फोन कर दूंगा। सचिन तू यहाँ बैठेगा, यहाँ पर तू निखिल बैठेगा, सचिन यहाँ बैठेगा, आदर्श के पीछे बैठेगा, तीनों साथ नहीं बैठोगे, बस ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट से नहीं बैठोगे बिल्कुल। और मेरे को इसको लेकर डिस्कशन मत करना क्लास के बाद कि सर हम नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से दोस्ती ब्रेक करें, बाहर जितनी मर्जी करो, क्लास में छोड़ो। डी का मतलब सबको समझ में आ गया, प्लस का मतलब सबको समझ में आ गया। अब पायरेनोज सुन लो, ग्लूको तो भैया ग्लूकोज, अरे ग्लूको तो मत पूछना कि ग्लूको क्यों है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूको तो बोलना पड़ेगा। अब पायरेनोज बताता हूँ बच्चों, ये पायरेनोज क्या है ना, ये उठाया गया है पायरन से। ये पायरन ना एक मॉलिक्यूल है, मैं आपको पायरन एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ और आप मुझे बताना कि ये पायरन क्यों बोला गया होगा इसको। ये मॉलिक्यूल पायरन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इस ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पायरन से रिजेंबल कर रहा है। कुछ कहेंगे पायरन से कैसे रिजेंबल कर रहा है? सर पायरन इज अ सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग जिसमें 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है और 1 नहीं, पायरन इज अ सिक्स मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और 1। आप जरा पीछे आओ, इसको देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6, इट्स आल्सो 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहा है? बोलो पायरन से। दैट इज व्हाई वी यूज अ टर्म पायरेनोज। तो वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा इसके नाम में पायरेनोज क्यों है भाई, तो आप क्या बोलोगे? सिंस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज रिजेंबल्स विद द पायरन, दैट्स व्हाई वी यूज द पायरेनोज नेम। व्हाई डज द प्लस साइन मतलब यूज्ड हियर? क्या मतलब है इस प्लस का? सर द ग्लूकोज कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दैट इट रोटेट द लाइट इन द राइट डायरेक्शन। सर व्हाट डज डी मीन हियर? डी का क्या मतलब है? सो डी का मतलब है कि ग्लूकोज बिलोंग्स टू द डी फैमिलीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। डी फैमिलीज कौन सी? जिनका लास्ट का ढांचा सर कुछ ऐसा होता है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा भाई? जल्दी बता दो। अब बात आती है सर अल्फा रह गया, सर अल्फा रह गया, ये बड़ा जो आगे वाली चीज है वो अल्फा रह गया। पायरेनोज के लिए बताओ मैं क्या लिखूंगा? पायरेनोज के लिए बताओ मैं क्या लिखूंगा? ग्लूकोज स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद पायरन, इसलिए पायरेनोज है। अब बात आती है अल्फा की। भैया अल्फा बड़ा स्पेशल है भैया, ध्यान सुनिएगा अल्फा क्यों यूज करते हैं। भैया ये जो पहला वाला कार्बन होता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ढंग से सुन लीजिए, टर्म्स नई नई आ रही हैं, आप लोगों को लगेगा बहुत सारा है, कुछ नहीं है। एक बार टर्म्स नई नई लगती है, उसके बाद तो बार बार रिपीट होनी है यही सब। तो ये जो पहला वाला कार्बन होता है ना, इसको एनोमरिक कार्बन बुलाते हैं। कौन सा कार्बन बुलाते हैं बोलो? एनोमरिक कार्बन, जिसपे फंक्शनल ग्रुप होता है। एनोमरिक कार्बन, जैसे आइसोमर होते हैं वैसे एनोमर्स होते हैं, जैसे आइसोमर्स होते हैं वैसे एनोमर्स होते हैं।
अब मैं इसका एक एनोमर बना के दिखाता हूँ। एनोमर मतलब क्या होता है सुनिएगा। जैसे कि पहले वाले पर आपने सी डबल बॉन्ड ओ इधर बनाया और एच इधर बनाया, जिसके कारण ओ एच आया राइट में, एच आया लेफ्ट में। लेकिन कहते हैं कि ग्लूकोज ऐसे भी बन सकता है कि सी डबल बॉन्ड उधर होता और एच इधर होता। तो ऐसे में मुझे बताओ जरा स्ट्रक्चर में क्या दिखने को मिलता कि पहले वाले का ओ एच आता लेफ्ट में और एच बोलो कहां था। बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। और इतने फर्क से भी इसकी प्रॉपर्टीज पे, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पे बोलो क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। मतलब मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ पोजीशन चेंज कर देने से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बोलो, चेंज हो जाती है। ये आइसोमर्स नहीं होते, इनको बोलो क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स में तो क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर ही अलग होते हैं। एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है, फॉर्मूला सेम दिख रहा है बस आप लोगों को। आइसोमर्स क्या होते हैं, फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर में चीजें भी सेम है, बस पोजीशन अलग है। बस क्या बोलो, जैसे कि आप अभी इस क्लास में जिस पोजीशन में बैठे, ये एक एनोमरिक पोजीशन है। अभी मैं क्या बोलूं कि भाई सचिन यहां पर आके बैठ जा और ये बच्चा वहां पर चला जाए, वो बच्चा यहां पर आ जाए, तो वो एक नया एनोमर बन गया। तो आप क्लास में बच्चे वही हैं, उतने ही बच्चे हैं, वही टीचर है, वही क्लास है, लेकिन पोजीशन चेंज होने से एक नया ढांचा तैयार होगा कि नहीं होगा। प्रॉपर्टीज क्लास की अलग हो जाएंगी, पहले शोर ज्यादा मच रहा था, बाद में शोर कम होगा, होगी प्रॉपर्टीज चेंज। तो क्या बोलेंगे इनको, इनको एनोमर्स बुलाते हैं। ऐसे ही इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। तो भैया अगर एनोमरिक कार्बन यानी पहले कार्बन पर OH अगर राइट में है, OH अगर, तो वो अल्फा वाला होता है। कौन सा वाला होता है बोलो, अल्फा। और अगर पहले पर OH लेफ्ट में है तो वो बीटा वाला होता है। कौन सा होता है बोलो, बस ये दो ही होते हैं। तो भैया बाकी का तो ढांचा सेम बनेगा, बाकी का ढांचा तो सेम बनेगा। कुछ कहेंगे साइकिल कैसे बनी, अरे बच्चों साइकिल वैसे ही बनी है। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है क्या साइकिल बनाने में, अरे यार साइकिल वही बनी है, बस डबल बॉन्ड इधर होता है, एच इधर होता, तो ये एच जाके उस पर जुड़ता पीछे जाके। तो मुझे बताओ सब बच्चे, मुझे बताओ जरा क्या फर्क आया इस स्ट्रक्चर में और इसमें। सर मुझे तो एक चीज क्लियर हो रही है, इसे पहले वाले कार्बन पे फेरबदल हो गया है। तो मुझे सब बच्चे बताओ पहले वाले कार्बन पे क्या होगा, एच राइट में है तो एच कहां आएगा, नीचे। OH कहां जाएगा, ऊपर, जो कि इसमें अलग है सर, इसमें अलग है सर। नहीं आया समझ में, बस इतना ही फर्क आएगा। दूसरे वाले पे आ जाओ, दोबारा बना लेते हैं बच्चों। दूसरे पे OH राइट में, नीचे एच, कोई नहीं ठीक कर लेंगे। तीसरे पे HOH, चौथे पे OH नीचे H ऊपर, पांचवे पे H नीचे CH2OH ऊपर, और यहां पर बच्चों ऑक्सीजन। नाम लिख दो इनके, 1 2 3 4 5 6। वाइट से लिख देता हूं, अलग हो जाएगा नहीं तो 5 और 6। अब जरा ध्यान से इसको और उसको देखो भाई, इसको और इसको देखो। इसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अरे सब कुछ सेम है सर, पायरेनोज क्योंकि पायरेन से स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, ग्लूको तो होगा ही, प्लस मतलब ये भी डेक्सोरोटरी है, डी मतलब ये भी डी फैमिली का ही है। बस बीटा क्यों सर, अल्फा इसलिए क्योंकि एनोमरिक कार्बन पर OH राइट में है, बीटा इसलिए क्योंकि एनोमरिक कार्बन पर OH लेफ्ट में है, इसलिए बीटा। समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल कहानी समझ नहीं आ रही सर, आया कुछ समझ में? तो मैं एक सिंपल सी बात क्या कह रहा हूं, सुन लो। मेरे को कराना तो था आज फ्रुक्टोज भी, लेकिन फ्रुक्टोज तक बात बनी नहीं, कोई नहीं, लेकिन ग्लूकोज तक बात बनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा तुमने ग्लूकोज पढ़ लिया, सेम फ्रुक्टोज का भी क्या पढ़ोगे, सुन लो। फ्रुक्टोज का भी क्या पढ़ोगे, ओपन स्ट्रक्चर। फिर फ्रुक्टोज के भी क्या पढ़ोगे बोलो, साइकिल। उसकी भी एक अल्फा फॉर्म होगी और एक बोलो क्या होगी, बीटा फॉर्म। मतलब सिर्फ पहली बार समय लगता है। और आप सोचोगे सर क्या ग्लूकोज का पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज पढ़ना है, उसके बाद बाकी सभी नहीं कि कॉम्बिनेशन से तैयार हो जाएगा। तो अभी दोबारा से मैं आपको लास्ट टाइम दोबारा से बता रहा हूं मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें। सभी बच्चे याद करो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो क्या है, C6H12O6। सर देखने में कैसा होता है सर, बहुत सारे OH लगे होते हैं लाइन से और एक एल्डिहाइड होता है। प्रैक्टिस करोगे लिख के, सबका काम है लिख के प्रैक्टिस करना, तब बढ़िया बात बनेगी। तो सर जो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है, इसमें पहले वाले पे CHO है, बाकी HOH OHH बातें नहीं, HOH नीचे CH2OH सर। अब इसके बाद इसकी साइकिल कैसे बनेगी, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर है, साइकिल कैसे बनेगी, द फर्स्ट कार्बन फॉर्म अ साइकिल विद द फिफ्थ कार्बन। कैसे सर, इसका OH टूटेगा प्लस माइनस में, उसका O और C का बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में, सर उसके माइनस के साथ जला जाएगा H प्लस, और उसका प्लस वाला इसके ऑक्सीजन के माइनस को पकड़ लेगा, बिकॉज वो प्लस का एंड रह गया, ये वाला माइनस का एंड रह गया, ये जा नहीं सकते, दोनों चेन बना लेंगे, ऐसे घुमा देंगे मॉलिक्यूल, घूम जाएगा तो साइकिल बन जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, कनिष्का नहीं आया बात समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा, पहले वाले पर अब देखो, इसी साइकिल को हैरोथ ने बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर जो जो कार्बन है ना, उसकी जो चीजें राइट में है उसको नीचे बनाओ, जो लेफ्ट में उसको ऊपर बनाओ। तो OH राइट में है तो नीचे बनाया, H लेफ्ट में ऊपर बनाया, सेकंड वाले का OH राइट में है नीचे बनाया, H लेफ्ट में ऊपर बनाया, और ऐसे करते करते मैं 5 तक पहुंचा। 5 के बाद छठे को मैंने बाहर कर दिया, बिकॉज 5वें और पहले ने ही साइकिल बनाया, छठा तो चीन से बाहर है। समझ आया? तो क्या जिसको वो बनाना आता है उसको ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा?
और मुझे तुम ये बताओ, जैसे पहले पे OH राइट में है, अगर पहले पे OH लेफ्ट में हो जाता है तो वही इसकी बस बीटा फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है बोलो? बीटा। तो कोई तुमसे पूछे कि क्या है इनका मतलब, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का, सबसे पहले बताओ डी का मतलब क्या है? सर डी का मतलब है ग्लूकोज कौन सी फैमिली से? डी फैमिली से। प्लस का मतलब क्या? सर ये डेक्सोरोटेटरी है, सर ये लाइट को राइट में रोटेट करता है। सर पायरेनोज का मतलब क्या? क्योंकि सर इसका स्ट्रक्चर पायरन से रिजेंबल करता है, इसलिए सर पायरेनोज शब्द इस्तेमाल हुआ है। अल्फा और बीटा क्यों सर? अल्फा इसलिए कि जो पहला वाला है, जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला, अगर उसका OH राइट में होता तो अल्फा और OH लेफ्ट में होता तो बोलो क्या? बीटा फॉर्म उसका। अब होमवर्क सुनो, अब होमवर्क सुनो, क्योंकि ये चीज तुम्हें लग रही है कि तुम्हें आ गई है, तुम बना लोगे, अभी तुम बनाने बैठोगे फंस जाओगे। तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम लोगों को 5 टाइम्स, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 5 टाइम्स क्या करना है? एक बार वो बनाओगे ओपन स्ट्रक्चर, फिर उसको इसी तरीके से जैसे मैंने समझाया कि पहले इसका बॉन्ड टूटेगा, फिर वो आएगा, फिर जुड़ेगा, इसका ये वाला बनाओगे फॉर्म, इसी का बीटा वाला बनाओगे, और इसका क्या बनाओगे? ये मतलब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये पूरा एक बार होएगा ऐसे। फिर ऐसा कितनी बार करना है? अभी जब फ्रुक्टोज हो जाएगा तो ये काम 10 बार मिलेगा। क्योंकि रीजन सुन लो उसका, रीजन सुन लो, क्योंकि आगे चल के तुम पढ़ने वाले सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, वो सब कुछ बनता है इन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से, ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। जिसको एक बार ये बनाने आ जाते हैं ना, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत आसान हो गया कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए। बट अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अभी नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा आसान सा ही है कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो मुझे सब बच्चों से एक होमवर्क करवाना है भैया नेक्स्ट क्लास तक, ध्यान रखना। परसों मैं आप लोगों की कॉपी में ये 5 बार देखूंगा, 5 बार नहीं मिला ये तो 5 डंडे, ठीक है? हाँ, और तेज पड़ेंगे, लकड़ी का डंडा लेके आऊंगा। अगर 5 बार नहीं मिला तो 5 डंडे भाई, ठीक है? तो भूलना मत, भूल के भी, क्योंकि ये होमवर्क ऐसा है कि आप 5 मिनट में कर भी नहीं पाएंगे। सो लगेगा 15-20 मिनट अच्छा खासा। सो सबको करके लेके आना घर से। परसों की क्लास हम कोशिश करते हैं मॉर्निंग में ही रखें। परसों टेस्ट रख दूं, कर लो प्रिपरेशन। नहीं, इस चैप्टर के बाद नहीं, मैं डालता हूँ मैसेज आप लोगों को कैसे करना है।